सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है टॉक्सिक, ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। फेरी टेल्स हमने बचपन में बहुत सुनी है, लेकिन क्या हो अगर वही फेरी टेल ग्रोन अप्स के लिए हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ ड्रीम्स ब्यूटीफुल है लेकिन उनके पीछे डार्कनेस छुपी है, जहाँ लव और बिट्रेयल के बीच सिर्फ एक थिन लाइन है और पावर के गेम में कोई भी इनोसेंट नहीं। टॉक्सिक, ए फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स एक ऐसी कहानी जहाँ फेरी टेल की मैजिक है लेकिन एंडिंग बिल्कुल फेरीटेल जैसा नहीं है। हाँ, हर डिसीजन का प्राइस है और हर एनिमी कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। सो बी रेडी फॉर डार्क, इंटेंस और एक्सप्लोसिव सिनेमेटिक जर्नी के लिए, बिकॉज वन यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ टॉक्सिक देयर नो वे आउट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। फिल्म की शुरुआत होती है 1955 से, जहां हमें एक सर्कस का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हम नादिया नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे को कुछ बातें समझा रही होती है। वो उससे कहती है कि आज तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, आज तुम्हारे सालों के बाद उनसे मुलाकात होगी, और तो और वो तुम्हें आज तुम्हारा नाम भी देंगे। नादिया इसी सर्कस में काम करती थी, लेकिन उसकी हालत काफी दिनों से बहुत खराब थी और वो काफ़ी टूटी हुई थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेती है और इसी नशे की हालत में वो अपने बेटे को ये सारी बातें समझा रही होती है। वो अपने बेटे को ये कहती है कि तुम्हारे पिता जो हैं वो सर्कस के बाहर मिलेंगे, और खुद यहाँ पर परफ़ॉर्म करने लग जाती है। तो सर्कस के बाहर नादिया का बेटा अपने पिताजी का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन तभी सर्कस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पूरा का पूरा सर्कस तबाह हो जाता है। इसी ब्लास्ट में नादिया भी मारी जाती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर राया की एंट्री होती है। यहाँ नादिया का बेटा राया का इंतज़ार कर रहा होता है। अब राया यहाँ पे अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसके बहुत सारे सवाल थे, लेकिन राया बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे अभी हाल ही में पता चला था कि नादिया मर चुकी है। और राया उसके बेटे जो है वो बस नादिया के बारे में ही सवाल पूछ रहा था, लेकिन तभी नादिया के गुज़र जाने के बाद राया खुद नशे की हालत में हो जाता है और अपने बेटे से बार-बार कहता है कि वो चुप हो जाए, तब वो चुप नहीं होता। राया पहाड़ी के पास अपनी कार को रोकता है और बाहर निकलकर शराब पीने लगता है, और राया का बेटा कार के अंदर ही मौजूद होता है। यहाँ पर राया कार के हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, इसी वजह से वो कार जो है वो लुढ़क कर सीधा खाई में गिर जाती है। लेकिन जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और कहानी पहुंचती है 1947 में, जहां देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन गोवा अभी बहुत सारे लोगों की जान जाती रहती थी। गोवा में दो बड़े माफिया हैं जिनके नाम है सेबेस्टियन और फर्नांडिस। दोनों ही आपस में भाई हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब एक दिन अचानक ही फर्नांडिस का बेटा जो है वो मारा जाता है, और ये देखकर फर्नांडिस को लगता है कि सेबेस्टियन उसका साथ देगा, लेकिन उसके बेटे के फ्यूनरल में आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ्यूनरल में जब सभी लोग आए होते हैं, तभी अचानक राया और गंगा जो है वो सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। फर्नांडिस के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर राया और गंगा जो वो दोनों मिलकर इन सभी लोगों को सफाया करने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन आखिर में राया और गंगा दोनों फर्नांडिस के लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं। यह हमें मालूम चलता है कि राया और गंगा जो है भाई बहन है। यह हमें एक बात और पता चलती है कि फर्नांडिस के बेटे को राया और गंगा ने ही मारा था। इसी वजह से सब फर्नांडिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब किसी भी हाल में इन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है सेबेस्टियन की। फर्नांडिस को पूरा यकीन था कि उसका भाई सेबेस्टियन जो है वो उसका साथ जरूर देगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सेबेस्टियन यहाँ पर राया का साथ देता है। सेबेस्टियन कहता है कि देखो, भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन मैं किसी के बदले के बीच में नहीं आता हूँ। इसी वजह से सेबेस्टियन जो है वो यहाँ पर राया की साइड हो जाता है और राया अपनी बहन गंगा से फर्नांडिस को मरवा देता है। मालूम चलता है कि फर्नांडिस के लोगों ने गंगा के साथ बहुत कुछ बुरा किया हुआ था, इसी वजह से दोनों भाई बहन और गंगा मिलकर उनके पूरे गैंग का सफाया करने में लगे हुए थे। जिसके बाद सेबेस्टियन जो है वो चाहता है कि राया और गंगा जो है वो उनके साथ काम करने लगे, लेकिन जिस चीज के लिए गंगा और राया भी मान जाते हैं, क्योंकि वो लोग इन कामों में बहुत ही माहिर थे। अब फिर सेबेस्टियन के साथ काम करने लगते हैं और अब सेबेस्टियन गोवा का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था है। हम देखते हैं कि सेबेस्टियन की एक मिस्ट्रेस भी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ के भाई का नाम टोनी है और दोनों ही सेबेस्टियन के लिए काम करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन भी इन दोनों के ऊपर बहुत भरोसा करता है, क्योंकि ये दोनों बहुत सालों से सेबेस्टियन के साथ काम करते हुए आ रहे होते हैं। इन्होंने काफी भी सेबेस्टियन को धोखा नहीं दिया था और इसी वजह से सेबेस्टियन इन लोगों के ऊपर बहुत भरोसा करता है। लेकिन राया और गंगा के आ जाने के बाद अब उन कुछ बदल गया था, क्योंकि अब सेबेस्टियन जो है वो राया और गंगा के ऊपर भी बहुत भरोसा करने लगा था। राया जो है वो किसी को भी नहीं सुनता था, उसकी लैंग्वेज वॉयलेंस वाली है, इसी वजह से राया जो है वो कोई भी काम बहुत ही आसानी से करवा लेता है। जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है सेबेस्टियन की बेटी रेबेका की। रेबेका ऐसी लड़की है जो कि किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करती, और तो और वो हमेशा सभी लोगों के ऊपर
गुस्सा कर दिया। लेकिन एक दिन ये सारी चीज़ें राया ने देख ली और कहीं न कहीं पहली नज़र में ही राया के रेविका पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों ही एक-दूसरे के काफ़ी करीब आने लगते हैं, क्योंकि रेविका भी राया को पसंद करने लगती थी और अब दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत सारा वक़्त बिताने वाले थे। बिताने लगते हैं, उन दोनों के रिश्ते के बारे में सभी को मालूम था। अब आगे हम देखते हैं कि टोनी और एलिज़ाबेथ जो है वो एक प्लान बनाते हैं, जहाँ वो सेबेस्टियन को मारना चाहते थे और उसकी जगह लेना चाहते थे। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि सेबेस्टियन जो है वो बहुत ही ताकतवर है और उसके साथ ढेर सारे लोग होते हैं। इसलिए उन्हें एक परफेक्ट प्लानिंग करनी थी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो सेबेस्टियन को एक सर्कस में मारेंगे, जहाँ उन्होंने ढेर सारे लोगों को सर्कस में एंट्री भी दे दी थी, जो कि टोनी और एलिज़ाबेथ के लोगो थे, जो कि जोकर बनकर आए थे। इसी सर्कस में राया भी आया हुआ था। तभी यहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है नादिया नाम की लड़की पर, जो कि इस रॉयल सर्कस की जान होती है। वो बहुत खूबसूरत और नादिया के बिना तो वो सर्कस चल ही नहीं सकता। नादिया का शौक खत्म होने के बाद वापस जाने लगी थी, तभी राया उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो पीछा करते हुए गया, तो उसने बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखा। उसे पता चला कि ज़रूरत कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो वापस आया और वापस आकर वो बहुत सारे जोकरों को मारने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग सेबेस्टियन को मारना चाहते हैं। हालाँकि इनमें से एक लड़के ने सेबेस्टियन को गोली मार दी थी, लेकिन वो गोली हाथ में लगी थी, इसी वजह से उसकी जान नहीं गई थी। लेकिन अब यहाँ पर राया जो है वो अकेले ही इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारता है। अब राया यहाँ पता चलता है कि आखिरकार इन सारे जोकरों को अंदर किसने बुलाया, और सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो नादिया पर जा रहा था। इसी वजह से राया नादिया से बात करता है। राया यहाँ पर नादिया से बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहा होता है। जो सारी बातें सुनकर नादिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ राया के मुँह पर थूक देती है। हालाँकि इसके बावजूद राया ने कुछ नहीं किया था, बल्कि वो कहता है कि जल्दी ही सारे मामले वो पता करेगा और वो जल्दी उसे सबक भी सिखाएगा। लेकिन टोनी और एलिज़ाबेथ को बहुत जल्दी थी। वो किसी भी हालत में सारे मामले को किसी पर इल्ज़ाम डालना चाहते थे और उसने उनके हिसाब से नादिया सही लड़की थी, जिस पर इल्ज़ाम डाला जा सकता था। अब वो लोग जब नादिया को जान से मारने ही वाले होते हैं, तभी यहीं पर राया आ जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है। और राया यहाँ पर टोनी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, क्योंकि राया को उनकी असलियत के बारे में मालूम चल चुका था। क्योंकि इंसान की मदद से इन लोगों ने जोकर और अंदर बुलाया था, वो इंसान पकड़ा जा चुका है। उसने राया को अब कुछ ने बता दिया था। अब वहाँ पर गंगा कहती है कि अगर एलिज़ाबेथ को अपनी बेगुनाही साबित करनी है, तो तुम्हें अपनी ही हाथों से अपने भाई टोनी को जान से मारना पड़ेगा। एलिज़ाबेथ के लिए यह काम बहुत ही कठिन होने वाला था, लेकिन ना चाहते हुए भी यहाँ एलिज़ाबेथ को अपने भाई टोनी को मारना पड़ा। उसे मारते वक़्त एलिज़ाबेथ को बहुत दुःख हुआ था और ये बदला वो कभी नहीं भूलेगी और हर हाल में राया और गंगा से बदला लेगी। आगे हम देखते हैं कि टोनी की जान चले जाने के बाद अब एलिज़ाबेथ बहुत गुस्से में है। इसी वजह से नादिया की जान भी खतरे में हो सकती थी। इसी वजह से नादिया के पास गंगा आती है और गंगा उससे कहती है कि तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम्हारी जान जाएगी। इसी वजह से गंगा नादिया को ढेर सारे पैसे दे देती है और यहाँ से नादिया जो है वो हमेशा के लिए जाने ही वाली होती है। जिस ट्रेन से नादिया जा रही होती है, तभी वहाँ अचानक राया आ जाता है और वो उसे वापस लेकर आता है और वो कहता है कि तुम जो है काम किया करती थी, तुम वही काम करोगी। और अब नादिया फिर से सर्कस में काम करने लगती है और राया हर रोज़ उसका शो देखने के लिए जाता था, क्योंकि राया ने नादिया की जान बचाई थी। इसलिए नादिया जो है वो राया से बात करना चाहती थी और नादिया को राया से काफ़ी माफ़ी भी माँगनी थी, क्योंकि नादिया ने राया के बारे में बहुत ही उल्टा-सीधा बोल दिया था। इसी वजह से एक दिन नादिया ने जो है वो राया से बहुत बात करते हुए अब धीरे-धीरे उनकी नज़दीकियाँ अब बढ़ने लगी थी। एक दिन नादिया ने राया से गंगा के बारे में भी कुछ बोल दिया था। तब राया नादिया के बचपन की कहानी सुनाती है। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे पिता को जान से मार दिया था, जिसके बाद हम पूरी तरह से अनाथ हो गए थे, क्योंकि माँ का सहारा हमें कभी नहीं मिला। लेकिन राया बताता है कि इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ मेरी बहन है, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। उन्हें बचपन में खाना तक नहीं मिलता था, तब वो एक आदमी के लिए काम करते थे, जहाँ उन्हें कब्र से आदमियों के सोने के आभूषण उतारने होते होने लगा था और नादिया को भी राया से सच्चा प्यार होने लगा था। लेकिन ये बात अब धीरे-धीरे पूरे शहर में फैलने लगी थी और ये बात रेविका को भी मालूम चलती है। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। सारी बातें पता होने के बावजूद यहाँ पर रेविका जो है वो राया से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे-धीरे हद होती जा रही थी, क्योंकि राया उसे बिल्कुल भी वक़्त नहीं दे रहा था और हमेशा नादिया के साथ रहता है। इसी वजह से रेविका एक दिन शराब के नशे में यहाँ राया को बहुत चिल्लाती है, क्योंकि जो प्यार रेविका को मिलना चाहिए था, वो राया कहीं प्यार नादिया को दे रहा था। ये सारी बातें तो गंगा को भी मालूम थी, लेकिन गंगा ये नहीं चाहती थी कि वो लोग सेबेस्टियन से पंगा लें। इसलिए गंगा यहाँ पर राया को समझाते हैं कि तुम्हें रेविका का दिल इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम रेविका के साथ नहीं रहे तो सेबेस्टियन नहीं मिलने वाली है। इसके बारे में राया भी सोचता है। अब कुछ दिन बाद राया जो है वो रेविका के साथ ही वक़्त बिताने लगता था, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अगर उसे ये सच पाना है तो रेविका के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन राया रेविका के साथ रहता है ज़रूर, लेकिन वो हमेशा नादिया को ही याद करता था। अब एक दिन गंगा और राया अब
आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी सेबेस्टियन उनके पास आता है। वो बात, तुम्हारी नादिया प्रेग्नेंट है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये देख, अब देखो मैं उनका क्या करता हूँ। उस नादिया को सभी के सामने भी मारूंगा और उसके बच्चे को भी मारूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद अचानक से यहाँ राय को बहुत, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर पाया। हमें यह भी पता चलता है कि आज ही रेविका और राया की शादी भी है और आज ही ये सारी खबर राया को मिल जाती है। अब राया ये ढेर सारी शराब पी लेता है, वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था कि तभी यहाँ पर गंगा आती है। गंगा कहती है कि आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारे इस तरह से नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन गंगा राया की हालत को देखकर समझ जाती है कि राया नादिया से प्यार करती है और बच्चे की बात सुनने के बाद राया और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन नादिया और उसके बच्चे को मारने वाला था। तब ये गंगा कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ये लेगेसी हम बताएंगे कैसे चलानी है। तब दोनों भाई बहन पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जाने के बाद राया जो है वो सबसे पहले जिस इंसान को मारता है उसका नाम है सेबेस्टियन। वो उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है और फिर सेबेस्टियन के सभी लोग राया और गंगा को मिलकर मारने लगता है। गंगा और राया ने ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार दिया था कि तभी राया के सामने रेविका आ जाती है। रेविका के हाथ में गन है और उसने ये सब कुछ देख लिया था। रेविका को यह भी पता था कि उसके पिता सेबेस्टियन को भी राया ने मारा है। तब जाकर रेविका जो है वो राया को 4 गोलियां मार देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन आखिरी में गंगा रेविका के माथे पर गोली मारकर उसकी जान ले लेती है, जिसके बाद गंगा को अब किसी भी हालत में राया को बचाना था। वो राया को हॉस्पिटल में ले जाना चाहती थी, वो रास्ते में होती है। यहाँ गंगा सिर्फ राया से एक ही बात कहती है कि वो कहती है कि मैं तेरे लिए 100 बार मरी हूँ, इसी वजह से तुझे एक बार लिए जीना होगा। वो लोग रास्ते में जब जा रहे होते तभी सेबेस्टियन के बहुत सारे लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो बहुत सारे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर गंगा को समझ आ जाता है कि उन लोगों को से तो वो नहीं लड़ सकती, लेकिन वो उनके भाई को बचा सकती है। इसलिए गंगा जो है वहाँ एक जगह रुक जाती है उनका सामना करने के लिए और वो अपने एक साथी से कहती है कि वो राया को यहाँ से यहाँ सही सलामत लेकर चला जाए। अब कुछ देर बाद जब राया पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तब उसे पता चलता है कि अब इस दुनिया में उसकी बहन गंगा नहीं रही। ये सुनने के बाद राया को धक्का लगता है, क्योंकि उस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर कोई इंसान था तो वो उसकी बहन गंगा ही थी। इस दुनिया में गंगा के अलावा उसका कोई भी नहीं था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आखिरकार गंगा को कैसे मारा गया। दरअसल में गंगा जो है वो एलिजाबेथ के कब्जे में थी और एलिजाबेथ को बहुत पहले से ही राया और गंगा को मारना चाहती थी। अब एलिजाबेथ के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन यहाँ एलिजाबेथ जो है वो हाँ, गंगा को डायरेक्ट नहीं मारती, वो वैसे ही मारती है जैसे कि गंगा ने टोनी को मरवाया था। गंगा जो है वो बेड़ियों में बंधी हुई थी और थोड़ी ही देर के बाद एलिजाबेथ यहाँ पर नादिया को लेकर आती है। नादिया के पेट में राया का बच्चा है, ये सब सभी लोग जानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गंगा कहती है कि तुमने बहुत पहले मुझसे सवाल पूछा था कि राया तुमसे प्यार करता है कि नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं राया तुमसे बहुत प्यार करता है। और अब एलिजाबेथ चाहती है कि नादिया जो है वो अपने हाथों से यहाँ गंगा को मारे, ताकि जब भी राया नादिया को देखे तो उसे हमेशा याद रहे कि इसी लड़के ने मेरी बहन को मारा था। तब ना चाहते हुए भी नादिया को यहाँ पर गंगा को मारना पड़ता है और अब फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। जब ये सारी बातें राय को पता चलता है तो उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। इसी वजह से वह किसी भी हालत में अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। तब वो एलिजाबेथ के सभी लोगों के सामने जाता है और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। गंगा के चले जाने के बाद राया पूरी तरह से टूट चुका था और अब वो गोवा में छोड़ देता है और सीधा मकाऊ चला जाता है। लेकिन मकाऊ में जो तबाही मचती है उसे देखने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो मकाऊ में एक गैंग से हाथ मिला लेता है और फिर वहाँ के माफिया को पूरी तरह से साफ कर देता है। लेकिन अब राया को एक काम के सिलसिले में गोवा आना था और कुछ ही समय के बाद राया गोवा आ जाता है, जहाँ पर सारी खबरें जो है नादिया को भी लग चुकी थी और यही सारी चीजें हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, जब नादिया ने अपने बेटे से कहा था कि आज तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं और तुमसे मुलाकात करेंगे और आज वो तुम्हें अपना नाम भी देंगे, तुम्हें सर्कस के बाहर उनका इंतजार करना है। जहाँ नादिया जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो बहुत ज्यादा शराब के नशे में थी। सर्कस को पूरी तरह तबाह हो चुका था, नादिया मारी जा चुकी थी और अब राया का बेटा उसके पास था, जो कि लगातार उनसे सवाल पूछ रहा था कि इसी वजह से वो पहाड़ी के पास खड़ा था जहां उसकी कार भी खड़ी थी विदाउट हैंड ब्रेक के। चल पड़ती है, जिस कार में राय का बेटा भी बैठा हुआ है और अब वो सीधा पानी में गिर जाता है, जिससे कि कार डूबने लगती है। तो राय का बेटा भी डूब रहा होता है, तभी अचानक वो राय से बचाता है, बाहर लेकर आता है। लेकिन राय उसे अपने पास नहीं रखना चाहता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो उसके ऊपर बंदूक तक तान लेता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद उसका बेटा यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि राय जो है वो मकाऊ से गोवा आ चुका था और अब उसे पूरे गोवा पर भी राज करना था। इसी वजह से वो अपनी सारे पूरी गैंग के साथ पूरे गोवा में तबाही मचा देता है और यहाँ पर राज करने लगता है। तब कहानी 1967 में पहुंच जाती है, जहां राया ने पूरे गोवा पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अब वो हमेशा नशे में रहता है। अब जब भी शराब मिलती है तो वो शराब पीने बैठ जाता है। उसके दिन ब दिन हालत बुरी
बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तभी एक दिन राय की मुलाकात मेलिसिया नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपनी बॉ आई होती है। यहाँ पर मेलिसिया बताती है कि तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई थी, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और मेरी बॉडी पर बॉम्ब भी फिट किया है, जो कि लगभग 2 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन राया कहता है कि अगर हमारे पास 2 मिनट है तो हम 2 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। तब राया मो नज़दीक आता है और उस बॉम्ब को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस तरह से राया ने मेलिसिया की जान बचाई थी। आगे हम देखते हैं कि मेलिसिया जो है वो कहीं न कहीं राया को बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी। दरअसल मेलेसिया को राया बहुत पसंद आया था, इसी वजह से वो उसके आसपास रहना चाहती थी। एक दिन मेलेसिया राया के पास गई और उसने कहा कि क्या तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? जिस पर राया कहती है कि जब तुम मुझे बर्दाश्त कर सकती हो तब तक रह लो। तब दोनों साथ में रहने लगते हैं और समय इसी तरह से बीतता जाता है और आगे हम देखते हैं कि मेलेसिया की आज डिलीवरी होने वाली है, लेकिन यहाँ राया जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फँस गया है, क्योंकि वो जिस रास्ते में आ रहा था उसी रास्ते में कुछ लोग जो हैं वो राया के ऊपर हमला कर देते हैं। वो बहुत सारे थे, लेकिन राया अकेले ही इन सभी लोगों को ऊपर भारी पड़ जाता। तभी राया की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो कि राया से बचकर दूर भाग रहा था। राया उसका पीछा करता है लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन राया को वो लड़का बहुत याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन है। तभी मालूम चलता है कि मलेशिया को एक लड़का हुआ है। तब राया भी उसे देखने जाता है और वो अपने लड़के का नाम आगे हम देखते हैं कि राया ने जब से उस लड़के को देखा है तब से वह उसके दिमाग में चलने लगा है। वो हमेशा उसके आस-पास रहता है और हमला करने की कोशिश करता है। इसी वजह से राया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उस लड़के के अटैक जो हैं वो दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे थे। तभी इसी तरह से 5 साल गुज़र जाते हैं। एडम का 5वाँ जन्मदिन और जन्मदिन वाले ही दिन अचानक से वो लड़का फिर से आया और राया और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर राया भी उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का किसी तरह से यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस लड़के को कोई भी नहीं देख पाया, सिर्फ़ राया ही देख पाया था और वह यह भी बहुत ही चालाकी से इस घर में निकल जाता है। अब राया की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लड़का कौन है, जो कि सिर्फ़ उसी के पीछे पड़ा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि नादिया और राया का ही लड़का है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। ये जिस जगह पर रहा करता था वहाँ के बॉस को ही इसने मार दिया था और अब इसका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है राया। राया को किसी भी हालत में वो ये मारना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि राया को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि वो लड़का जो है वो उसी का बेटा है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार उसका लड़का उसे मारना क्यों चाहता है। एक दिन उस लड़के ने राया के बेटे एडमम को किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। तब राया उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। पीछा करने के बाद जब दोनों का आमना-सामना होता है तो दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और यहाँ पर कमाल की फाइट होती है। अब फाइट के बीच में ही उन दोनों के बीच में थोड़ी बात भी होती है। आखिरकार वो उसे मारने क्यों चाहता था? राया कहता है कि मेरे अंदर जो तेरे लिए तुझे नफ़रत दिख रही है वो तेरे लिए नहीं बल्कि मेरे खुद के लिए थी और नादिया की वजह से ही गंगा मारी गई थी। लेकिन यहाँ पर वो लड़का बताता है कि गंगा और नादिया जो है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से ही मारी गई हैं। लेकिन ये लड़का हमेशा से अपने पिता के प्यार के लिए तड़पता रहा और लेकिन वो प्यार उसे कभी नहीं मिला। उसके पिता ने तो उसे अकेला छोड़ दिया था। तब राया कहता है कि अब मैं और इन चीज़ों से नहीं भाग सकता। तुम मुझे जान से मार दे, लेकिन राया का बेटा ये नहीं कर पाया। वो दूर खड़ा होकर रोने लगता है, क्योंकि उस लड़के को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पिता का प्यार चाहिए था, लेकिन वो प्यार भी उसे कभी नहीं मिल रहा था। इसी वजह से अब उसे गुस्सा आता है और राया का बेटा अपने ही पिता को जान से मार देता है। लेकिन तभी राया का बेटा हुए आ जाता है और यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि राया और नादिया का जो बेटा है पीछा करता था, उसे मारने के लिए उनके बीच में जो फाइट होती थी वो सब कुछ एक हेलुसिनेशन था। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ राया को ही दिख रही थी। वो लड़का कभी भी किसी को नहीं दिखा, सिर्फ़ और सिर्फ़ राया को दिखता था और वो सारी चीज़ें तब स्टार्ट हुई थी जब एडमम पैदा हुआ और अब उसने डैडी बुलाना स्टार्ट कर दिया। तब से ये राया को वो लड़का दिखने लगता था और इसी वजह से भी और इसकी वजह बताई जाती है जब सर्कस पूरी तरह से तबाह हो गया था और राया अपने बेटे को अपने साथ लेकर गया था और वो जब पहाड़ी से में गिर गया। खाई में गिरने के बाद राया के बेटे की जान चली गई। राया उसे नहीं बचा पाया, लेकिन राया को हमेशा से लगता था कि उसने उसे बचा लिया और इसी वजह से राया को हमेशा से अब उसके सामने आने लगे थे और राया उसकी कल्पना करने लगता था। सीधी बात कहे तो उसके बेटे के जान चले जाने के बाद से राया में लग चुका था। जिस सदमे से वो बाहर आ ही नहीं पा रहा था। हर वक्त वो अपने बेटे की कल्पना करता, जहाँ वो उसके पीछे पड़ा और उसे जान से मारना चाहता था। अब जितनी भी सारी लड़ाई हुई थी वो सिर्फ एक राय की कल्पना थी। वो कोई भी लड़ाई अभी
तक ही नहीं हुई। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि फ़िल्म का सबसे बड़ा विलन जो कि मकाओ में रहा करता था और राया उसी के लिए काम करता था, लेकिन अब उस विलन के बेटे मतलब कि निकोलस की जान चली गई और उसकी जान भी राया ही लिया था। लेकिन अब वो विलन जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर राया के पीछे भेज देता है। उन लोगों ने राया की पूरी गैंग को मार दिया था और आखिरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ राया ही बचा था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद राया को गुस्सा आ जाता है। अब वो उस विलन को गुंडों को चुन-चुन कर मारने लगता है, लेकिन वो हद से ज़्यादा थे। इसी वजह से राया यहाँ की बर्फ़ की चट्टानों में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि बर्फ़ का एक बहुत बड़ा स्लैब जो है वो उनको नज़दीक आ रहा होता है, जिससे कि अब सारे विलेन भी मरने वाले होते हैं और राया भी मरने वाला था। लेकिन इसी दौरान राया सिर्फ़ एक आखिरी चीज़ करना चाहता था, वो अपने बेटे को गले लगाना चाहता था। जिस बेटे को राया कभी बचा ही नहीं पाया था, वो उसे गले लगाना चाहता था और आखिर में वो उसे दिखाई देता है और वह उसे गला लगाता है और इसी के साथ सारे लोग भी यहीं पर मारे जाते हैं। इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप इस मूवी को कैसी लगी आपकी एक्सप्लेनेशन? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको कौन-सी सीन ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं इसी तरह के कमाल की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।